सर जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंजेक्शंस बहुत महंगे हैं एंड इट्स अ बिग फाइनेंशियल बर्डन, तो सब लोग शायद ना अफोर्ड कर पाए। एंड बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, अमीर इंसान को भी हो सकती है, गरीब को भी हो सकती है। तो कितनी कॉस्ट पड़ती है इन इंजेक्शंस की अगर कोई पे करना चाहे, और क्या ये इंजेक्शंस इंश्योरेंस में या ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पैनल्स वगैरह, आयुष्मान वगैरह, इन सब में कवर्ड होते हैं? एंड पेशेंट शुड नॉट लूज होप। जब ये ट्रीटमेंट लंबा होना शुरू हो जाता है ना, तो दे स्टार्ट गेटिंग रेस्टलेस कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। हर बार आता हूँ, बता देते हैं कि ये इंजेक्शन लगा लो, ये लगा लो। सो हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। एंड आज आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, नई पॉडकास्ट की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसको हमने नाम दिया है डॉकपॉड्स। एंड इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि हम लोगों ने रियलाइज करा कि इंटरनेट पे बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, और पेशेंट्स उन वीडियोस को या इंफॉर्मेशन को देख के ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं और अपने ऊपर गलत ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं। सो द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द फील्ड ऑफ आई। एंड जैसे जैसे हमारे पॉडकास्ट और आगे बढ़ेंगे, वी वुड वांट टू इनवाइट अदर स्पेशलिटीज ऑल्सो, जिससे हम लोग आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि कोई भी इंसान गलत ट्रीटमेंट से अपना हार्म ना कराए। So we have with us Dr. Pawan Gupta, who's a senior vitreoretinal consultant at i7. We have Dr. Markan with us, who is again a senior retina specialist, and we have Dr. Prathama with us, who's a general comprehensive ophthalmologist. And आज का जो discussion है podcast का, that is basically on eye injections. सो आप कई सारे लोगों ने अपनी आंखों में इंजेक्शंस लगवाए होंगे, बहुत ही कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के मन में मिथ्स होती हैं और बहुत डर भी होता है कि आंखों में इंजेक्शन लगेगा, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कितना सेफ है। तो आज का पॉडकास्ट सारी मिथ्स क्लियर करेगा। हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको डॉक्टर ने आंखों में इंजेक्शन लगाने के लिए सजेस्ट करा है, तो आपको इसके बारे में क्या क्या पता होना ज़रूरी है। सो वेलकम एवरीबडी एंड वील स्टार्ट विद डॉक्टर पवन। सर सबसे पहला पेशेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है जो हमारे पास आते हैं कि आंखों में इंजेक्शन लगना वैसे ही एक बहुत डरावनी चीज़ है सोच के, और लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं इस बात से। तो कितना ज़रूरी है इस इंजेक्शन को लगाना? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पेशेंट की आंख में ड्रॉप्स डाल के या कुछ गोलियां खिला के पेशेंट को ट्रीट कर दें? देखिए, ये जो जिस डिजीज़ के लिए ये इंजेक्शन हम लगाते हैं, ये यूजुअली हमारे रेटिना को अफेक्ट करती है। और रेटिना जो स्ट्रक्चर है, ये एकदम हमारी आँख के पीछे सिचुएटेड होता है। तो इसमें जो डॉक्टर राहिल का सवाल है मेनली कि आई ड्रॉप से क्यों नहीं इसको ट्रीट कर सकते, तो आई ड्रॉप्स हम जितनी भी इसमें डालें, उसकी पेनिट्रेशन नहीं होती जो रेटिना तक पहुँच जाए। सेकंड, डॉक्टर राहिल ने जो अभी कहा कि भाई ओरल मेडिकेशन कुछ लेके उसको हम ट्रीट कर दें, तो जो भी हम ओरल मेडिकेशन कुछ लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पूरे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। ये इंजेक्शंस का मेन एडवांटेज ये रहता है कि एक तो एट द साइट ऑफ डिजीज़, के जहाँ पर वो डिजीज़ है हम ड्रग डायरेक्टली वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड, ये जो ड्रग हैं ये उसी पोर्शन में आई की विट्रस जेल और रेटिना के आसपास ही लोकेटेड रहती हैं, तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, ऑलमोस्ट हम कहें कि ना के बराबर हैं, और ये शरीर में तो बिल्कुल कोई असर डालते नहीं हैं। तो इसलिए इंजेक्शन इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव रादर देन पुटिंग आई ड्रॉप्स और टेकिंग ओरल मेडिकेशन। तो इंजेक्शंस के साथ किसी किसी पेशेंट में जहाँ हमें ज़रूरी लगता है ओरल मेडिकेशन या आई ड्रॉप, हम सप्लीमेंट ज़रूर करते हैं, बट लोकल ड्रग डिलीवरी जो ये इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं इज़ अ वेरी गुड एंड सेफ मेथड टू ट्रीट द डिजीज़। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड सर कि जैसे हमारी आई एक लोकल ऑर्गन है, तो उसमें अगर हम सामने से ड्रॉप्स डालते हैं तो वो पीछे तक रेटिना तक पहुंच नहीं पाती, एंड ओरल मेडिकेशंस अननेसेसरली पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है, तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। सो हम लोकली आंख के अंदर उस दवाई को इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो रेटिना के बिल्कुल पास चली जाए और अपना लोकल ट्रीटमेंट करके हम उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर मरकन, ये इंजेक्शंस किस किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं आई में? देखिए, आई की काफ़ी स्पेसिफिक कुछ रेटिनल कंडीशंस हैं जिसके लिए इंजेक्शंस हम एडवाइस करते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके अंदर की जो पेशेंट है उसको डायबिटिक मैकुलर एडीमा हो जाता है, जिसका मतलब है कि पर्दे के अंदर स्वेलिंग का आ जाना। दूसरा है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, ये सेकंड मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है हमारे क्लिनिक्स में, जिसमें हम पेशेंट्स को इंजेक्शन एडवाइस करते हैं।
तो यूजुअली विद एज क्या होता है कि आँख के अंदर कई बार खून की एबनॉर्मल वेसल्स बन जाती हैं जो लीक करने लग जाती हैं, तो उसको हम CNVM बोलते हैं, कोरोइडल न्यूवेस्कुलर मेम्ब्रेन्स, जो एज रिलेटेड एक प्रोसेस है, डीजनरेटिव प्रोसेस है। उन कंडीशंस के अंदर हम इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। बाकी हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट्स को वेन ओक्लूजन हो सकता है, आंखों की जो नसें हैं वो बंद हो जाती हैं कई बार, जिसको हम ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन बोलते हैं। उनमें भी मैकुलर एडीमा आ जाता है, आंख में सूजन आ जाती है। इसी तरह से मल्टीपल और काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, जैसे पेशेंट्स का चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, कभी कभी उन पेशेंट्स को मायोपिक CNVM बन जाता है डीजनरेटिव चेंजेस होने की वजह से। उन पेशेंट्स के अंदर भी हम इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। राइट तो सर जैसे ये सुन के ही बहुत डरावना लगता है पेशेंट्स को कि आंख में इंजेक्शन लग जाएगा, तो क्या इसमें कुछ पेन भी होता है? नहीं नहीं, ये एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर है। आपको बिल्कुल जैसे एक चींटी काटती है हल्का सा, उस तरह का पेन फील होता है, उससे ज़्यादा पेन नहीं फील होता है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया के अंदर इंजेक्शंस देते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को रफली 5 to 10 मिनट्स पहले, प्रोसीजर से पहले हम आई ड्रॉप्स इंस्टिल करते हैं आई के अंदर, एंड जो आंख है वो टेम्परेली अबाउट 10 to 15 मिनट्स के लिए वो एनेस्थेटाइज हो जाती है, सुन पड़ जाती है। उसके बाद फिर हम इजीली जो आई का जो वाइट पोर्शन है उसके थ्रू एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम इंजेक्शन देते हैं, ताकि जो हमारा ड्रग डिलीवरी है वो एग्जैक्टली पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई पे जाए और इवेंचुअली जो इंजेक्शन है वो रेटिना के ऊपर एक्ट करे। राइट तो सर जैसे सपोज कोई पेशेंट इंजेक्शन लगवाता है अपनी आंख में, तो क्या उस इंजेक्शन से पहले भी उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना है और इंजेक्शन के बाद भी कितने टाइम बाद अपनी रूटीन में वापस आ सकता है? देखो, इंजेक्शन से पहले तो कोई ऐसी मेजर प्रिकॉशन नहीं है। हाइजीन का एक जो नॉर्मली हम सबको ध्यान रखना चाहिए वो मैंडेटरी है। इंजेक्शन के बाद इसमें हम आई को 2 घंटे के लिए एक नॉर्मल पैच करके भेजते हैं, एंड वी प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक ड्रॉप्स फॉर 3 days। 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप हम डालते हैं, और ये इंजेक्शन का प्रोसीजर आपको डॉक्टर मरकन ने अभी बता ही दिया है। तो इसमें फुल प्रिकॉशन लेते हुए ये इंजेक्शन हम ऑपरेशन थिएटर में लगाते हैं, जिससे इसका रिस्क जो है वो और मिनिमाइज़ किया जा सके। इंजेक्शन लगने के बाद जो एक प्रिकॉशन मेन है वो 1 या 2 दिन तक पेशेंट को अपनी आई रब नहीं करनी और डायरेक्ट इसमें पानी स्प्लैश नहीं करना। इसके अलावा वो नेक्स्ट डे से अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकता है। एज सच कोई इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज़ की। तो सर जैसे हम नॉर्मली कोई इंजेक्शन लगवाने आता है, तो जैसे अभी सर ने बोला कि हमें ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, तो जैसे नॉर्मली हम इंजेक्शन भी लगवाते रहते हैं, कोविड का इंजेक्शन लगवाया था, बच्चों को भी इंजेक्शन लगते हैं, तो यूजुअली वो क्लिनिक में आता है पेशेंट और उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो इसमें इतना ध्यान क्यों रखना पड़ता है कि ओटी में जाना पड़े? काफ़ी वैलिड क्वेश्चन आपका। अब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, US वगैरह के अंदर, वहाँ पे तो जो इंजेक्शंस हैं वो OPD प्रोसीजर की तरह ही लगाए जाते हैं। लेकिन बिकॉज इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे थोड़ी वेदर कंडीशंस इस तरह की हैं, एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड हमारे यहाँ पे जो AIOS की गाइडलाइंस हैं, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी ये इंजेक्शंस हैं, इंट्राविट्रल इंजेक्शंस जो आई के अंदर लगने हैं, वो प्रॉपर हम क्लीन ड्रेप करके लगाते हैं। मतलब कि हम प्रॉपरली आई को क्लीन करते हैं बीटाडीन सोल्यूशन के साथ, आई के अंदर बीटाडीन सोल्यूशन इंस्टिल करते हैं बिफोर द इंजेक्शन, एंड विद ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस हम आँख में इंजेक्शन देते हैं। इससे एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जो पोस्ट इंजेक्शन एंडोफ्थल्माइटिस है, कि आँख के अंदर इन्फेक्शन होने का रिस्क, वो काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो जाता है, तो एंड द इंजेक्शन एक सेफर प्रोसीजर में कन्वर्ट हो जाता है फिर उससे। तो सर जैसे आपने बताया कि इंजेक्शन लगाते हुए आँख में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, तो सर ये कितना कॉमन है इन्फेक्शन हो जाता है? देखिए, अगर इसको हम फुल एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ लगाएं तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जो डेटा पब्लिश्ड है उसमें रफली इट इज़ अराउंड 0.01%, दैट इज़ 10,000 अगर हम लगाएं तो किसी 2 या 3 में होता है। बट इन आर प्रैक्टिस, हम लास्ट 20 ईयर्स से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली वी स्टार्टेड दिस इंजेक्शन फर्स्ट इन इंडिया इन अराउंड 2005 and 6, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स जो हमें एक्सपीरियंस है। हमें अभी तक अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ हम लगाते हैं तो एंडोप्थेल्माइटिस की रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, प्रोवाइडेड वी टेक फुल प्रिकॉशन। राइट सर, तो यूजुअली हम ऐसा सुनते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली इंजेक्शंस लगते हैं, तो क्या हर डायबिटीज़ के पेशेंट को लगाना पड़ेगा इंजेक्शन? नहीं, हर डायबिटीज़ के पेशेंट को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली जो इंडिकेशन अभी डॉक्टर मरकन ने भी बताई कि वो रेटिना के अंदर स्वेलिंग होनी चाहिए, तो इसमें 2-3 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज़ कि रेटिना में स्वेलिंग होनी चाहिए, एंड सेकंड योर विजन इज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर आपकी नज़र
6/6 है और रेटिना के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, तो उन पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि अपना ब्लड शुगर लेवल और बाकी पैरामीटर्स को कंट्रोल करें। तो काफ़ी हद तक ये ब्लड शुगर और मेटाबॉलिक पैरामीटर कंट्रोल करने के बाद ही जो डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक मैकुलर एडीमा है वो रिवर्स हो जाता है। तो उन केसेस में हम इंजेक्शन नहीं लगाते। बट जहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है या पेशेंट की विज़न कम होनी शुरू हो गई है, तो वहाँ पे इंजेक्शन आज की डेट में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आता है। सेकेंड इंडिकेशन इज़ कि अगर लास्ट स्टेज या एडवांस स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जहाँ पर नई खून की नाड़ियाँ बन गई हैं, उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो वहाँ पे डेफिनेटली दीज इंजेक्शंस आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये बहुत फास्ट एक्ट करते हैं। दे स्टार्ट एक्टिंग विद इन फर्स्ट 6 आवर्स। तो ये जितनी भी खून की नाड़ियाँ हैं उनको सबको श्रिंक कर देते हैं और ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। राइट। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि हर पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है उसको इंजेक्शन नहीं लगवाना। डायबिटीज़ की वजह से अगर किसी के पेशेंट की आंख में प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है और आंख के पर्दे में सूजन आ रही है, सो उन केसेस में हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो सर हम कैसे पता करेंगे कि पेशेंट की आंख में सूजन आ गई? तो इसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि जब आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो वो कब आएगा सर रेटिना डॉक्टर के पास पेशेंट? उसको कैसे पता लगे कि मेरे को जाना है? तो सर देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा रोल तो पहले वही है, जो उनका जो पेशेंट का एक ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, वो टाइमली हमारे पास रेफर करे पेशेंट्स को। कुछ गाइडलाइंस हैं कि टाइप 1 डायबिटिक्स को कब फॉलोअप करना चाहिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को कब हमारे पास आके दिखाना चाहिए। जैसे कि जो पेशेंट्स टाइप 1 डायबिटिक हैं, मतलब जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो अपने टाइम ऑफ डायग्नोसिस के बाद विद इन 5 ईयर्स के बाद वो हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए उनको आना चाहिए। और जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिसमें एक लेटेंट पीरियड है, दे शुड बी स्क्रीन्ड इमीडिएटली। तो जब हम पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे देयर आर फ्यू क्लिनिकल साइंस जिसको देख के हम पिक कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को डायबिटिक मैकुलर एडीमा है। एंड उसके बाद इवेंचुअली वी हैव वेरियस इन्वेस्टिगेटिव मोडेलिटीज़, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रूटीनली यूज है जिसको हम OCT बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। तो उसके बेसिस पे जो गाइडलाइंस हैं कि अगर पेशेंट को सेंटर इन्वॉल्विंग DME है, दैट इज सेंटर इन्वॉल्विंग डायबिटिक मैकुलर एडीमा, दैट इज अ डेफिनेट इंडिकेशन। जैसे कि डॉक्टर पवन ने भी बताया कि अगर पेशेंट की विजन कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेस देन 6/9 है और उसको सेंटर इन्वॉल्विंग DME है, उन पेशेंट्स के अंदर डेफिनेटली इंजेक्शन हम एडवाइस करते हैं। तो सर आप कितने सिटिंग्स रिकमेंड करते हैं? बिकॉज पेशेंट कहता है कि एक सिटिंग के बाद हमें दोबारा बुलाया गया है, फिर एक सिटिंग पे लगाने के लिए बोला गया है, तो व्हाट्स द रिकमेंडेशन? कभी कभी फिर पेशेंट्स के मन में ना डाउट आना शुरू हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर ही हमें चला रहा है, बार बार इंजेक्शन आंख में लगा रहा है, बार बार क्यों बुला रहे हैं, कि बार में क्यों नहीं हो रहा? ये ना बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन जो शुगर की बीमारी है पेशेंट को, वो जब जो भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं यूजुअली 10 से 15 साल उनको शुगर की बीमारी रह चुकी है, उसके बाद पर्दे में प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है। और जो डायबिटीज़ है वो पेशेंट को अब लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि अब डायबिटीज़ पेशेंट का क्योर परमानेंटली हो जाएगा। तो जब पेशेंट की जो डिजीज़ है वो लाइफ लॉन्ग रह रही है, तो पर्दे के अंदर बीमारी भी कभी भी दोबारा आ सकती है, अगर जो पेशेंट का कंट्रोल है वो अच्छा नहीं चल रहा। जो रिकमेंडेशन है हमारी वो यही है कि पहले 3 हम लोडिंग डोजेज देते हैं इंजेक्शन के। लोडिंग डोज का मतलब है कि एवरी मंथली हम 3 इंजेक्शंस लगाते हैं एंड उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कि जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा हम OCT स्कैन उसका रिपीट करते हैं। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इतने टाइम के बाद हमारे पास फॉलोअप करे, हम उसमें OCT स्कैन रिपीट करते हैं। और हमें लगता है कि अगर स्वेलिंग है अभी परसिस्ट कर रही है, कुछ साइंस हैं हमारे OCT के ऊपर जो हम पिक करते हैं, एंड अगर हमें लगता है कि हाँ अभी भी स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है या स्वेलिंग दोबारा से आ गई है, उन केसेस के अंदर हमें इंजेक्शन देना पड़ता है। सो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि पेशेंट का फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी तो जब पेशेंट को बुलाया जाए चेकअप के लिए तो उनको आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फॉलोअप मिस हो जाता है और आपका ट्रीटमेंट डोज मिस हो गया अगर आपको रिक्वायर्ड था, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ जी। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था कि पेशेंट को कैसे पता लगे, बिकॉज समटाइम जो हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं वो नहीं पेशेंट को गाइड करते कि भाई यू नीड टू गो टू एन आई डॉक्टर टू एग्जामिन। सो ये हर एक पेशेंट के लिए एक वो है कि आपको आई के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। एंड इफ़ यू आर अ डायबिटिक, तो आपने साल में एक बार अपने आई डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, इर्रिस्पेक्टिव के आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको एडवाइस कर रहे हैं नहीं कर रहे। दिस इज़ द बेसिक गाइडलाइन जो हम पेशेंट को बोलते हैं, बिकॉज ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ये बड़ी
स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और जब तक पेशेंट को ये रियलाइज़ होता है ना कि मेरी नज़र कम हो रही है, जब तक तो ये डिज़ीज़ ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी होती है। तो शुरू में आपने हर साल में जाना है, और उसके बाद अगर आपके पर्दे में शुगर की वजह से चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, है ना, और आपको ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, देन आपका जो ट्रीटिंग आई डॉक्टर या रेटिना स्पेशलिस्ट है, ही विल एडवाइज यू कि व्हेन यू नीड टू कम नेक्स्ट। यूजुअली दिस इज़ अराउंड 6 मंथ के अगर आपके आँख में बहुत हल्के से भी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, तो आपने हर 6 महीने पे जाके एक अपना रूटीन चेकअप कराना है। रूटीन चेकअप में जो डॉक्टर मरकन ने अभी कहा, जो 2 हम फॉलो करते हैं, एक तो डायलेटेड एग्ज़ाम होता है कि आपकी आँख में आई ड्रॉप डाल के पुतली फैला के हम आपका पर्दा चेक करते हैं, और एक OCT जो टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी टेस्ट है। उससे काफ़ी हद तक जो क्लिनिकली भी हम कई बार मिस हो जाती हैं चीज़ें, वो OCT के अंदर पिक हो जाती हैं। तो अगर इन दोनों चीज़ों के बाद जो भी पेशेंट की फाइंडिंग है, अकॉर्डिंगली योर रेटिना स्पेशलिस्ट विल एडवाइज यू के व्हाट इज़ रिक्वायर्ड नेक्स्ट। Right. So OCT is the most important step. आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर कि मोस्टली क्योंकि डायबिटिक्स ही होते हैं, तो दे आर लाइक हमारा तो शुगर लेवल कंट्रोल्ड ही नहीं है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कितने शुगर लेवल्स में वी कैन गो हेड विद द इंजेक्शन? देखिए, इंजेक्शन के लिए ऐसी कोई रिकमेंडेड गाइडलाइंस नहीं है कि कितने पे लगाना है, बट व्हाट वी यूजुअली फॉलो एट I7 इज़, और जो AIOS ने भी एक बेसिक ब्रॉड गाइडलाइन दी हुई है, उसमें रैंडम ब्लड शुगर 1 week prior to injection should be less than 200. This is what we follow for majority of our surgical intervention, irrespective injection लगा रहे हैं, cataract surgery कर रहे हैं। बट ये जो रैंडम ब्लड शुगर है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। सपोज़ कि आपको पता है कि कल मुझे इंजेक्शन के लिए जाना है, आप रात को खाना नहीं खाओगे, दवाई सही से लोगे, तो इन मॉर्निंग यू कम एंड वो आपकी नीचे होगी। तो इसका जो बेटर पैरामीटर है दैट इज़ HbA1c, which gives us a 3 month control कि भाई आपका कैसा ओवरऑल कंट्रोल कैसा चल रहा है। तो एक नॉर्मल पेशेंट में दैट फिगर इज़ अराउंड 5.5, एक फेयरली कंट्रोल डायबिटिक में इट इज़ अराउंड 7 के आसपास वो रहनी चाहिए। बट इंजेक्शंस में हम उसको 7 स्ट्रिक्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो हमें रेटिना में जो स्वेलिंग चल रही है उसको भी ट्रीट करना है। हम पेशेंट को 2 महीने 3 महीने सिर्फ इसलिए नहीं वो पास कर सकते कि भाई आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। तो एक रफ है, इट इज़ अराउंड 8 to 8.5 ऑफ HbA1c विच बी कंसिडर्ड के, एंड प्रोवाइडेड पेशेंट इज़ ऑन मेडिकेशन। समटाइम जो अभी डॉक्टर राहिल बता रहे थे कि वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ और अपने ही कुछ वो घरेलू नुस्खे करते रहते हैं, दे आर नॉट ऑन एनी मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़। उन पेशेंट में हम पहले एडवाइस करते हैं कि भाई पहले यू गो टू अ फिजिशियन, टेक अ प्रॉपर एडवाइस, गेट योर ब्लड शुगर कंट्रोल फॉर ओवर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, और उसके बाद फिर इंजेक्शन या कुछ जो भी ट्रीटमेंट है, कोई भी इंटरवेंशन प्लान करते हैं। तो सर जैसे अब आंखों में इंजेक्शन लगते हैं, तो अब उसमें कोई रिसर्च करना शुरू करता है तो उसको मिलता है कि भाई अलग अलग तरह के इंजेक्शंस हैं, कुछ एंटी VEGF कैटेगरी के इंजेक्शंस हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, एंटी VEGF में भी 3-4 तरह के ब्रांड्स हैं, कुछ इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं, कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं, स्टेरॉइड्स में भी अलग अलग तरह के हैं, सस्टेन रिलीज स्टेरॉइड्स हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन है। तो अब ये कैसे पेशेंट डिसाइड करता है या डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट के लिए क्या बेस्ट रहेगा? देखिए, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स या फिर फॉर ARMD पेशेंट्स, वो एंटी VEGF इंजेक्शंस ही हैं। तो बेसिकली है क्या, जो भी ये सारी पर्दे की बीमारियां हैं, यूजुअली एक मॉलिक्यूल है जिसको हम VEGF बोलते हैं। तो ये ऑल ऑफ देम आर VEGF ड्रिवन डिजीजेस। तो जो भी स्वेलिंग आंख में आती है यूजुअली VEGF ड्रिवन होती है। तो अगर हम VEGF मॉलिक्यूल को टारगेट करते हैं थ्रू दिस एंटी VEGF इंजेक्शंस, तो हमारा जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, या फिर जो हम प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकली वो यही करते हैं कि हम फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो हमारी रहे वो एंटी VEGF इंजेक्शंस ही रहती है। उसके बाद देन देयर आर अदर इंजेक्शंस विच आर नोन एज द स्टेरॉयड इम्प्लांट्स या फिर स्टेरॉयडल इंजेक्शंस हैं, जैसे कि कैनाकॉट है और ऑजोडेक्स इम्प्लांट है। तो आंख के अंदर सिर्फ VEGF ड्रिवन मैकेनिज्म्स नहीं है, इवन इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म्स भी हैं। इन्फ्लामेटरी मतलब कि आंख के पर्दे में थोड़ी बहुत सूजन है जिसकी वजह से पर्दे के अंदर ये सूजन आ रही है। तो अगर हमें लगता है कि एंटी VEGF मॉलिक्यूल से या एंटी VEGF थेरेपी के साथ इतना आराम नहीं आ रहा पेशेंट को, देन वी यूजुअली स्विच ओवर टू अदर इंजेक्शन विच इज़ द स्टेरॉयडल इंजेक्शंस। सर जैसे एंटी VEGF में देयर आर मल्टीपल नेम्स, अब कोई कहता है एवास्टिन है, कोई लुसेंटिस है, फिर इनके साइंटिफिक नेम्स है, रैन्यूज़ुबाब वगैरह। तो
हाउ डज समबडी डिसाइड कि इनमें से कौन सा लगाना है? देखिए, इसमें अगर हम मेडिकली देखें तो एक तो इसमें जो इनिशियली सबसे पहले मॉलिक्यूल आया था दैट वाज अवेस्टिन, बट दिस मॉलिक्यूल इज़ नॉट अप्रूव्ड टू बी यूज्ड इनसाइड द आई, बट ये इकोनॉमिकल काफ़ी है बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डोजेज एंड इट कैन बी गिवन टू मल्टीपल पेशेंट सिंगल वायल. द नेक्स्ट इज़ ल्यूसेंटिस, जो अब इंडिया में एक्सेंट्रिक्स के नाम से अवेलेबल है. इट इज़ रेनिजुमैब. और बट इसमें जो भी डिसीजन होता है मेन मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम मेडिकल जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर इज़ कॉस्ट, बिकॉज दीज इंजेक्शंस आर वेरी कॉस्टली एंड पेशेंट नीड टू रिमेंबर दैट दीज इंजेक्शन आर रिपीटेटिव. दे इन सम केसेस दे माइट नीड टू बी इंजेक्टेड एवरी मंथ. सो हर महीने अगर आपको एक कॉस्टली ट्रीटमेंट लेना है तो वो कई पेशेंट्स के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता है. तो अभी इसमें इंडियन बायोसिमिलर भी आया है जो रिलेटिवली थोड़ा सा चीप है एंड इट इज़ इक्वली एफिकेशियस. जितना जो पहले से अवेलेबल है उसके बराबर ही है. एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कैसे हमने डिसाइड करना है, तो इसमें एंटी वेजेफ के अंदर ब्रॉडली देयर आर टू कैटेगरीज, वन रेनिजुमैब और एक एफिलिब्रिसेप्ट जो अभी आइलिया के नाम से आता है. इन दोनों में ये फ़र्क है कि रेनिजुमैब इज़ प्रैक्टिकली इफेक्टिव फॉर 4 वीक्स, 1 महीने तक वो काम करता है. Eylea is slightly stronger molecule and it works for around 6 to 8 weeks. तो हम पेशेंट को ये ऑप्शन देते हैं कि अगर लॉजिस्टिक इशू है कि भाई दूर से आ रहा है, बार बार पेशेंट को आना मुश्किल है, तो Eylea उसमें हम प्रेफर करते हैं बिकॉज नंबर ऑफ इंजेक्शन रिक्वायर्ड इन 1 ईयर आर रिलेटिवली लेस एज कम्पेयर टू रेनिजुमैब. अनदर इज़ अगर पेशेंट काफ़ी दूर से है या और कोई एडिशनल इंडिकेशन है तो देन वी हैव स्टेरॉयड इम्प्लांट्स. ओके, दीज इम्प्लांट्स आर इफेक्टिव फॉर 2.5 to 3 months के एक बार आपने इसको लगा दिया तो 2.5-3 महीने तक ये सस्टेन धीरे धीरे करके अपनी दवाई छोड़ता रहता है एंड मैकुलर एडिमा को कंट्रोल में रखता है. द ओनली ड्रॉबैक विद स्टेरॉयड इम्प्लांट इज़ दैट इन सम पेशेंट्स इट कैन लीड टू राइज ऑफ आई प्रेशर, आँख का प्रेशर बढ़ जाता है. बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर वो आँख का प्रेशर बढ़ भी जाए तो वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है, इतनी कोई वो मेजर कंसर्न नहीं है. तो सर और कोई कॉम्प्लिकेशंस है? बिकॉज पेशेंट्स कभी कभार आके बोलते हैं हम बार बार लगवा रहे हैं, बार बार हमें ओटी में लेके जाया जा रहा है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इन केसेस में? मेन कॉम्प्लिकेशन जो है जिसका हमें ध्यान रखना होता है दैट इज़ एंडोप्थेल्माइटिस इन्फेक्शन, जिसके लिए हमने पहले ही बताया कि हम इसी पर्पस के लिए, क्योंकि जब पेशेंट को हर महीने हर 2 महीने पे इंजेक्शन लगना है तो ये इन्फेक्शन की रिस्क का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तो इसको इसीलिए इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम इसको ऑपरेशन थिएटर में लगाते हैं. उसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन भी हैं कि बट इफ़ गिवन इन एन एक्सपीरियंस्ड हैंड तो रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन आर ऑलमोस्ट निल. सर जैसे इट इज़ रिकमेंडेड कि ये जो भी इंजेक्शंस आई वाले होते हैं कि इट शुड बी गिवन बाय अ स्पेशलिस्ट, विट्रो रेटिना स्पेशलिस्ट को ही देना चाहिए, जनरल आई डॉक्टर को नहीं देना चाहिए. तो उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है सर? देखिए, ये जब हम इंजेक्शन दे रहे हैं ना, इसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक है कि हमें कितने मिलीमीटर्स पे देना है. एंड ये कोई 1 मिलीमीटर की बात नहीं हो रही है ना. लाइक एक पर्टिकुलर आई के लेंस स्टेटस के हिसाब से कि पेशेंट की आई में लेंस डला हुआ है, लेंस नहीं है, पेशेंट सूडोफेकिक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देना है, एक पर्टिकुलर एंगल पे देना है, तो एक पर्टिकुलर तरीके से इंजेक्शन को दिया जाता है. तो उसके लिए एक मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग है जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट ने अपने ट्रेनिंग के टाइम पे ली है वो ट्रेनिंग. तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक रेटिना स्पेशलिस्ट या फिर जो स्पेशलिस्ट है जिसने मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट या फिर सर्जिकल रेटिना स्पेशलिस्ट, जो भी रेटिना स्पेशलिस्ट है, आप उनसे ही इंजेक्शन लगवाइए. जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ऑब्वियसली ही कैन गिव एन इंजेक्शन, बट अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो जाती हैं आँख में, देन वो जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मैनेज नहीं कर पाएगा. उसके लिए अल्टीमेटली फिर से रेटिना स्पेशलिस्ट को ही रेफर करना पड़ेगा. तो देर आर वेरियस कॉम्प्लिकेशंस जो जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, जो हम कई बार हमने ऑफर अभी एक्सपीरियंस भी किए हैं कि कभी किसी ने इंजेक्शन दिया, वो गलती से लेंस में टच कर गया, तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर आप उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं देते हैं, है ना. तो इस तरह के कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं. टच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? तो अगर इस तरह से लेंस में इंजेक्शन टच हो गया है तो फिर कैटरैक्ट बनने का रिस्क है, मोतियाबिंद. हाँ, मोतियाबिंद आ जाएगा आँख में. तो ये जो अभी डॉक्टर राहिल ने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई ये सिर्फ रेटिना स्पेशलिस्ट से क्यों लगाना है,
इसमें देखिए पेशेंट को एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि ये इंजेक्शन आपको बार बार लगने हैं और हो सकता है अगले 2 साल 3 साल तक लगाने हों। तो आपकी आई जो है ये बड़ा प्रेशियस ऑर्गन है बॉडी का, और इसमें अगर आपको बार बार लगाना है, अगर एक बार वन टाइम प्रोसीजर हो तो स्टिल समझ में आता है आपने लगा लिया, बट हर बार लगाना है अगर, तो इसमें एकदम एक्सपीरियंस्ड हैंड की बहुत ज़रूरी है जो उसको प्रॉपरली इंजेक्ट कर सके। जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ यूएस एफडीए से अप्रूव्ड मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ अब इंडिया में भी बायोसिमिलर्स अवेलेबल हैं कि इंडियन कंपनीज ने उन्हीं मॉलिक्यूल्स को एक तरह से कॉपी करके बना दिया है। तो क्या इन सब दवाइयों का इफेक्ट सेम रहता है? किसी दवाई का इफेक्ट, जैसे एक तो हमने डिस्कस करा कि एक ड्यूरेशन है कितने टाइम तक रहेगा, जैसे आइलिया का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है और दूसरे वाले का 4 हफ्ते रहता है। तो क्या इनके जो इफेक्ट मेडिसिन का आंख में आता है कि उसको बीमारी को कितने अच्छे से ट्रीट हुआ, तो इन सब दवाइयों में उसका भी फर्क रहता है कि एक दवाई ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेगी, दूसरी दवाई कम ट्रीट करेगी? देखो, जो बायोसिमिलर हैं वो प्रैक्टिकली सेम असर है उनका, कोई इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। और जो इंडिया में बायोसिमिलर्स अवेलेबल हैं ये हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हम लगा रहे हैं। और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हमने देखा है दे आर ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू योर इंटरनेशनल मॉलिक्यूल्स व्हाट आर अवेलेबल। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये डिसीजन लेने से पहले पेशेंट नीड टू कंसीडर देयर फाइनेंसेस बिकॉज इट इज़ अ रेपिटेटिव कॉस्ट। ये हर महीने हर 2 महीने पे एक इंजेक्शन लगाना है। तो जो बायोसिमिलर इंडिया में अवेलेबल हैं वो बढ़िया मॉलिक्यूल हैं और इक्वली इफेक्टिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल इससे मतलब वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दिस सर कि आप कोई भी एंटी वेजेफ लगवा लो, एफडी अप्रूव वाला लगवा लो या ऑफ लेबल जो एवास्टिन है वो लगवा लो या बायोसिमिलर्स लगा लो, एंड ऑफ द डे इनका इफेक्ट जो है एक तरह से मोर और लेस 19-20 का फर्क होता है, मोर और लेस इफेक्टिव है सारे। सर कई पेशेंट्स का क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमें एक मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट है एंड साथ में हमें इंजेक्शन के लिए भी बोला गया है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, पहले इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए या दोनों हम सेम सिटिंग पे कर सकते हैं? देखिए, इसमें पहले मैं बताऊं कि मान लीजिए एक पेशेंट को रेटिना में डायबिटिक रेटिनोपैथी है और साथ में मोतियाबिंद भी है, तो फर्स्ट डिसीजन जो हमने कंसीडर करना है दैट इज़ कि इन जब 2 बीमारियां हो गई ना हमारे पास, एक रेटिना की हो गई एक कैटरेक्ट की हो गई, सो फर्स्ट वी नीड टू कंसीडर कि पहले किसका ट्रीटमेंट करना है, कि पहले रेटिना का करना है कि पहले कैटरेक्ट का करना है। सो अगर पेशेंट का कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और रेटिना का आपका स्कैनिंग और सारी प्रॉपरली हो रही है, तो इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफर्ड कि आप रेटिना का इलाज पहले करो। तो अगर पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी है या एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है जिसके लिए ये इंजेक्शन कॉमनली लगते हैं, तो हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि पहले आप अपनी डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्रोल कराइए, विच मे टेक 3 months to 6 months। और वो 3-6 महीने में जब हमें लगता है कि पर्दे पे सूजन कम हो गई है, खून की नाड़ियाँ श्रिंक हो गई हैं और जो भी ट्रीटमेंट उस रेटिनोपैथी को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, उसके बाद फिर हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि भाई कैटरेक्ट सर्जरी आप करा लीजिए। अब नाउ जो आपका क्वेश्चन है कि इंजेक्शन हमें साथ में लगाना चाहिए, कि इसमें हर सर्जन की थोड़ी सी अपनी प्रेफरेंस है। बोथ मेथड्स आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, बट मेरी जो अपनी पर्सनल वो है कि मैं इसको अलग अलग करके प्रेफर करता हूँ कि पहले उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। और आपने मान लीजिए जैसे रेनिजुमैब लगाया, पहले एंटी वेजेफ कोई लगाया, वो लगाने के मे बी आफ्टर अ वीक फिर हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। बट ये काफ़ी लोग हैं जो दोनों एक साथ भी करते हैं। इट्स जस्ट अ चॉइस के जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं आपका, वो किस तरह उसका एक्सपीरियंस है, वो कैसे कंफर्टेबल है, तो बोथ मेथड्स आर राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मरकन सर, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इंजेक्शन लगवाया और उसका असर ही नहीं आया, ट्रीटमेंट ही फेल हो गया? हाँ, ऐसा कई बार हम देखते हैं कि जब हम इंजेक्शन देते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम नॉन रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं, कि मतलब हमने उनको इंजेक्शन दिया और रिस्पांस नहीं आया। बट किसी पेशेंट को या किसी भी डिजीज़ को रिकैल्सिट्रेंट या नॉन रिस्पॉन्डिंग डिजीज़ बोलने के लिए हम मिनिमम 3 to 4 इंजेक्शंस हैं। अगर हम बेसिकली हमने एवरी मंथ इंजेक्शन दिया और हमें फिर भी लग रहा है कि स्वेलिंग कम नहीं हो रही आफ्टर 3 to 4 इंजेक्शंस, देन वी लेबल इट एज अ नॉन रिस्पॉन्डर या फिर रिकैल्सिट्रेंट टाइप ऑफ मैकुलर एडिमा। एंड उन केसेस के अंदर देन वी प्रेफर कि हम एंटी वेजेफ को स्विच कर दें, कि अगर हमने एक मॉलिक्यूल पहले देकर देखा है तो या तो हम एफ्लिबरसेप्ट पे शिफ्ट हो जाएं
या फिर हम स्टीरॉयड इम्प्लांट्स पे शिफ्ट कर जाएं। और फिर भी मान लीजिए नहीं ठीक होता, तो अगर पेशेंट को डायबिटिक मैकुलर एडीमा है विच इज़ नॉन रिस्पॉन्डेंट टू इंजेक्शंस, तो फिर हमारे पास अल्टीमेट ऑप्शंस जो बचती हैं वो यही है कि या तो फोकल लेज़र कर लें, एंजियोग्राफी करके जहाँ से भी लीकेज आ रहा है वहाँ पे हम फोकल लेज़र कर लें। अगर उससे भी रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा तो अल्टीमेट जो लास्ट ऑप्शन है कि हम सर्जिकल ऑप्शन पे जा सकते हैं, जिसमें हम विट्रेक्टमी करके आई के ऊपर एक रेटिना के ऊपर एक लेयर है आईएलएम की, आईएलएम पीलिंग कर दें साथ में। तो स्टडीज़ ने ये शो किया है कि उससे मैकुलर एडीमा जो रिकैल्सिट्रेंट मैकुलर एडीमा है वो रिजॉल्व कर जाता है। इसमें टू ऐड, अभी जैसे हम जो मेनली बात कर रहे हैं दिस इज़ एंटी वेजेफ और स्टेरॉयड इम्प्लांट की, इसमें अभी रिसेंटली कुछ मॉलिक्यूल्स और आए हैं। जैसे एक अभी आया ब्रॉलीसुजुमैब, है ना, दिस कॉमनली अवेलेबल एज पैजेनेक्स। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल, तो दैट इज़ अनदर ऑप्शन। आई मीन इफ़ योर रूटीन रेनिजुमैब एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर नॉट वर्किंग, तो पैजेनेक्स इज़ अनदर ऑप्शन। और एक प्रॉबेबली इन सितंबर एंड अक्टूबर वी आर कमिंग विद अनदर फारसी मैप करके एक और ड्रग आ रही है। सो आई मीन ऑप्शंस आर अवेलेबल। और जो डॉक्टर मरकन ने बताया, लेज़र है, सर्जरी है, दीज, बट ये सारी चीज़ों में जो मेन फैक्टर पेशेंट को ध्यान रखना है, एक तो फॉलो अप बहुत ज़रूरी है एंड पेशेंट शुड नॉट लूज़ होप। जब ये ट्रीटमेंट लंबा होना शुरू हो जाता है ना, तो दे स्टार्ट गेटिंग रेस्टलेस कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। हर बार आता हूँ बता देते हैं कि ये इंजेक्शन लगा लो, ये लगा लो। सो आई एडवाइज माई पेशेंट कि भाई होप नहीं लूज़, हिम्मत बंधा के रखनी है आपने अपनी ना। तो सर जैसे हमने डिस्कस करा कि मल्टीपल इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने 3-4 इंजेक्शंस लगाए स्टार्टिंग में और उसकी सूजन पर्दे ख़त्म हो गई और अब ठीक हो गई, वो वापस नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है? ऐसा मतलब रेयरली किसी केस में होता है, बट यूजुअली जैसे इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि भाई 3 लोडिंग डोज हम लगाते हैं एंड देन पेशेंट को हर महीने हम फॉलोअप पे बुलाते हैं कि भाई आप आके एक बार चेकअप कराते रहो एटलीस्ट फॉर इनिशियल 1 ईयर। तो अगर हमें जैसे मान लो 3 इंजेक्शन लग गए एंड 4th मंथ पेशेंट आता है और कोई स्वेलिंग नहीं है, नथिंग, वी फील कि डिजीज़ इज़ क्वाइट, तो हम कुछ नहीं लगाते। हम उसको बोलते हैं कि आप अगले महीने फिर एक बार आके चेक कराइए। तो इसमें 6-8 महीने में हमें काफ़ी हद तक ये आइडिया लग जाता है कि पेशेंट की डिज़ीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है एंड देन वी कैन इंक्रीज़ दिस फॉलोअप। फिर हर महीने आने की ज़रूरत नहीं है, फिर डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट हम बोलते हैं कि भाई अब आप 2 महीने बाद आइए, अब आप 3 महीने बाद आइए। एंड ओवर टाइम पीरियड हमने ये देखा है कि पेशेंट्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये दिक्कत हो रही है मुझे। वंस यू काउंसिल योर पेशेंट प्रॉपरली, यू एक्सप्लेन टू देम, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को पता लग जाता है कि यार नाउ आई रिक्वायर द ट्रीटमेंट एंड दे कम कि भाई अब इसमें मुझे दिक्कत लग रही है एंड देन वी एग्जामिन एंड देन वी गिव देम द इंजेक्शन। सर तो कुछ पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें प्रॉपर आई हॉस्पिटल में आकर ही क्यों इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, व्हाई नॉट इन सम अदर लोकल सेटअप, मतलब कोई कोल्ड चेन हम मेंटेन करें या हाउ आर वी मेंटेनिंग द इंजेक्शंस? देखो इसमें ऐसे है कि जो हमारा ये मैं आपको I7 की बात बता रहा हूँ कि जब हम ड्रग रिसीव करते हैं एंड वी आर प्रोक्योरिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, तो जो उनका एक आइस बॉक्स आता है उसके अंदर एक थर्मोमीटर होता है, ठीक है। दैट थर्मोमीटर गिव्स अस द रीडिंग कि इस बॉक्स का अभी एट प्रेजेंट कितना टेम्परेचर है। और वो जो डिलीवरी बॉय होता है उसके पास एक लीफलेट होती है जिस पे टेम्परेचर मेंशन होता है कि जब वो लेके चला दवाई तब उसका कितना टेम्परेचर था। तो इफ़ योर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज़ टू मच तो वी डोंट रिसीव दैट सैंपल, वो हम रिवर्ट बैक कर देते हैं कि भाई ये आपकी कोल्ड चेन जो है वो ब्रेक हो गई है, ठीक है। और वो फिर आते ही फिर हॉस्पिटल का तो अपना सिस्टम है, देयर इज़ अ सेपरेट रेफ्रिजरेटर एंड ऑल फॉर मेंटेनिंग दीज इंजेक्शंस। तो दिस इज़ हाउ, एंड इन दिस प्रोसेस वी आर एज्यूमिंग कि कंपनी अपना पार्ट ठीक से कर रही होगी, बिकॉज वी कैन ओनली चेक डिस्ट्रीब्यूटर टू अस, वी कैन नॉट चेक उससे पहले क्या हो रहा है। बट बाई एंड लार्ज आई मीन दीज ऑल आर ट्रस्टेड नेम्स जो बायोसिमिलर हैं और बाकी भी जो अवेलेबल हैं, तो वी एज्यूम के कोल्ड चेन तो उसमें मेंटेन होती है। आई थिंक सर एक बार हमें ऑडियंस को बताना चाहिए कोल्ड चेन एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो कोल्ड चेन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो ये सारे जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर वेरी बेसिकली टेम्परेचर सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स। तो जो आइडियल
टेम्परेचर रेंज है इस ड्रग को स्टोर करने के लिए दैट इज़ रफली अराउंड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो कोल्ड चेन का मतलब क्या है कि जब मैन्युफैक्चरर से हमारे पास इंजेक्शन आ रहा है तो उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे कहीं टेम्परेचर ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो अपना ब्रेक हो गया है मॉलिक्यूल, या फिर उसकी एफिकेसी है वो कम हो गई है, या मॉलिक्यूल डीजनरेट हो गया है। तो दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज कोल्ड चेन, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंजेक्शन को वहाँ से भेजा जा रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंजेक्शन आ रहा है, फिर रिसीव करके हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इंजेक्शन को स्टोर कर रहे हैं। सर जैसे हम लोग इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि इंजेक्शन में एक हमें डर रहता है कि आंख में इन्फेक्शन ना हो जाए, और उसको बचाने के लिए हम दुनिया भर के प्रिकॉशंस लेते हैं, एसेप्टिक कंडीशंस हैं, ओटी में जाते हैं। तो अगर आंख में इन्फेक्शन हो गया तो क्या टेंशन है, एंटीबायोटिक दवाई से ठीक कर देंगे? नहीं, ये जो इन्फेक्शन है आंख में, ये कोई नॉर्मल रेड आई कंजक्टिवाइटिस की तरह इन्फेक्शन नहीं है कि आप इसमें आई ड्रॉप्स डालिए 2 हफ्ते के लिए और ठीक हो जाएगा। ये बेसिकली आप ऐसे मान के चलिए, लेमन टर्म में अगर मैं बोलूँ तो आंख में पस पड़ गई है, तो आंख के अंदर जो पस है, जो आंख में विट्रस जेली है उसमें पस पड़ जाती है। तो इसका जो हमने नोटिस किया है कि जो इंजेक्शंस के बाद अगर पस पड़ती है वो काफ़ी फल्मिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती है, एंड मोस्ट ऑफ दीज केसेस दे रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब उनको विट्रेक्टमी सर्जरी करके ही ट्रीट करना पड़ता है। एंड उसके बाद जो विजुअल प्रोग्नोसिस है कि पेशेंट की नज़र कितनी बची, जो इन्फेक्शन हो गई आंख के अंदर पर्दे के ऊपर, उसकी वजह से नस डैमेज हो सकती है, पर्दा डैमेज हो सकता है, तो उसमें विजन यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसलिए ये एक नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस की इन्फेक्शन की तरह नहीं है। जब इंजेक्शन की वजह से आंख में इन्फेक्शन हो रही है तो उसको एंडोफ्थल्माइटिस बोलते हैं, जो आंख के अंदर इन्फेक्शन हो गई है। बेसिकली जेली है, जो पर्दे के आगे जेली है वो इन्फेक्ट हो चुकी है। मतलब अगर इन्फेक्शन होती है तो बहुत खतरनाक वाली काफी सीवियर कंडीशन है आंख की, मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन फॉर एनी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। देखो इसमें टू अंडरस्टैंड, ये पीछे जो विट्रस जेली है दिस इज स्टेराइल, है ना, एंड आई पूरे शरीर में एक अलग ही ऑर्गन है। अलग ऑर्गन इसलिए है कि ये मतलब इसका इम्यून स्टेटस भी एकदम अलग है, और जेली के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होते। तो वंस यू गेट एन इन्फेक्शन, तो इसमें आप जो भी ड्रग वगैरह दे रहे हो, जो हमने जैसे पहले बताया था कि आपने अगर ओरल एंटीबायोटिक, टॉपिकल, तो वो तो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं दवाई जो एंटीबायोटिक है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। सेकेंड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड वेसल, क्योंकि जेली के अंदर ब्लड वेसल नहीं है, तो वहाँ पे जो रिपेयर मैकेनिज़्म है बॉडी का, मतलब इसको अगर आप कंपेयर करें कि हाथ में पैर में कहीं इन्फेक्शन होगी तो वो तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे ब्लड वेसल वगैरह हमारी वो रहती हैं, तो बॉडी हैज़ अ हीलिंग टेंडेंसी। लेकिन जेली के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो इट हैज़ टू बी डन कि वही फिर इंजेक्शन लगा के लोकली वहाँ पे एंटीबायोटिक करो, यू क्लियर द जेली। और जो डॉक्टर मरकन ने बताया वो एक मेजर प्रॉब्लम आपने खड़ी कर ली अपने लिए, है ना। तो इसीलिए इसमें मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वी टेक मतलब फुल एसेप्टिक प्रिकॉशन। प्रोसीजर चाहे ये 30 सेकंड का है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन ऐसे ही होती है जैसे कोई मेजर सर्जरी हो रही हो। तो ये भी पॉइंट हाईलाइट करना जरूरी है कि प्रोसीजर टाइम इज ओनली 30 सेकंड्स। छोटा सा आधे मिनट का ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन का एक प्रोसीजर है छोटा सा, जिसमें आंख में इंजेक्शन लगा के खत्म किया। जैसे सर ने बताया कि लेकिन इसकी जो तैयारी है वो ऐसी है कि जैसे हम नॉर्मल एक सर्जरी कर रहे हैं आंख की, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो सर कई पेशेंट्स बोलते हैं कि जैसे आपने बताया हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो डॉक्टर ने हमने प्रॉमिस किया है वही इंजेक्शन लगाए? देखो इसमें दिस इज़ सोली ट्रस्ट। व्हेन पेशेंट आस्क मी कि ये कैसे लगेगा, मैंने कहा ये आपके और मेरे ट्रस्ट के बीच की बात है। मैं कहा मैं आपको डब्बा पकड़ा सकता हूँ कि ये लगाया है नहीं लगाया है ना। तो ये तो आई मीन वर्किंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स एंड वी केयर फॉर आवर पेशेंट। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये एटलीस्ट हमारे दिमाग में तो आता नहीं कि ये हमने कुछ प्रॉमिस किया और कुछ लगा दिया। आई मीन दिस इज़ बियॉन्ड आवर थिंकिंग। ये नहीं हम इस तरह, तो जो हमने प्रॉमिस किया है हम वही लगाएंगे। आई मीन तो सर जैसे हमने डिस्कस करा कि पेशेंट को इंजेक्शन लगता है, उसको फॉलोअप पे बुलाया जाता है, लेकिन मान लीजिए उससे पहले पेशेंट की आंख में फिर से सूजन आ गई, तो क्या कोई तरीका है कि वो घर पे पता कर सकता है कि या हॉस्पिटल जाके फटाफट दिखा देखो मैंने पहले भी बताया था कि दीज पेशेंट्स जिनको एक बार बीमारी का पता लग जाता है, दे आर वेरी स्मार्ट। तो वो उनको जब दिक्कत होती है तो उनको लग जाता है पता कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड इज़ कि अगर पेशेंट की रीडिंग राइटिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट है, दे विल कम टू यू वेरी अर्ली, बिकॉज उनको डिस्टर्बेंस लगनी शुरू हो जाती है कि फोकस नहीं हम बना पा रहे अपना। सेकंड एक इसमें एमसेलर ग्रिड आती है। अगर पेशेंट को एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका चाहिए तो देयर इज़ एन एमसेलर ग्रिड
ग्रिड के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, तो वो एक अपना पैटर्न घर पे जाके मैप कर सकता है और वो हफ्ते में 10 दिन में एक बार उस पैटर्न को देख ले, और अगर उसको लगता है कि हाँ भाई उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं मुझे, तो ही कैन विजिट रेटिना स्पेशलिस्ट और आई डॉक्टर, और वहाँ पे फिर एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद उसमें फिर वी कैन डिसाइड कि भाई अब इंजेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है. बट बाई एंड लार्ज इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस पेशेंट्स गेट टू नो कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम और वो आ जाते हैं. बट एम्सुलर ग्रिड इज़ अ मेथड बाय विच होम मॉनिटरिंग कैन बी डन. तो सर जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंजेक्शंस बहुत महंगे हैं एंड इट्स अ बिग फाइनेंशियल बर्डन, तो सब लोग शायद ना अफोर्ड कर पाए. एंड बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, अमीर इंसान को भी हो सकती है, गरीब को भी हो सकती है. तो कितनी कॉस्ट पड़ती है इन इंजेक्शंस की अगर कोई पे करना चाहे, और क्या ये इंजेक्शंस इंश्योरेंस में या ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, पैनल्स वगैरह, आयुष्मान वगैरह, इन सब में कवर्ड होते हैं? तो देखिए जो इंजेक्शंस हैं, अलग अलग तरह के इंजेक्शंस, जैसे डॉक्टर पवन ने इनिशियली हमें बताया है डिस्कशन में कि काफ़ी तरह के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं. एंड कॉस्ट तो देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो अगर हम बायोसिमिलर्स की बात करें, जो इंडियन बायोसिमिलर्स आ रहे हैं हमारे पास आजकल, उनकी कॉस्ट रिलेटिवली कम है. अगर हम मॉलिक्यूल वाइज आप ग्रेड करना चाहते हो कि कौन सा इंजेक्शन कितनी रेंज में है, तो रफली जो रेनिजुमैब के मॉलिक्यूल्स हैं, जो रेजुमैब इंजेक्शन है या सेंट्रिक्स इंजेक्शन है, रफली 20,000 to 30,000 की रेंज में है. जो आइलिया इंजेक्शन है दैट इज़ रफली अराउंड 60,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और जो नया मॉलिक्यूल आया है ब्रोलुसिजुमैब, वो रफली अराउंड 35,000 की रेंज में है. तो इंजेक्शंस का जो कॉस्ट है वो तो देखो कंपनी डिसाइड कर रही है कि कितने कॉस्ट का इंजेक्शन है, उनकी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. बट हाँ, अगर कोई रिलेटिवली चीपर ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो वो भी आंसर येस है कि हमारे पास है चीपर ऑप्शन, जिसको हम IVTA बोलते हैं, इंट्राविट्रल ट्राइक्रॉट इंजेक्शन है. वो बेसिकली वो एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन है. बट प्रॉब्लम स्टीरॉयड्स के साथ यही है कि उसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर, जो आई का प्रेशर है, वो बढ़ने का रिस्क है, आंख में कैटरेक्ट होने का रिस्क है. तो उनको हम एज ए लास्ट ऑप्शन ही रखते हैं, उनको हम डायरेक्टली एज अ फर्स्ट ऑप्शन है, प्राइमरी ऑप्शन पेशेंट को यूजुअली एडवाइस नहीं करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज इंजेक्शंस वो पैनल के अंदर कवर्ड हैं, इंश्योरेंस में भी कवर्ड हैं. आयुष्मान में आई थिंक द इंजेक्शंस आर राइट नाउ दे आर नॉट कवर्ड इन आयुष्मान स्कीम, बट पैनल के अंदर और इंश्योरेंस में दे डेफिनेटली कवर्ड. जैसे अभी डॉक्टर मरकन ने बताया कि किसी इंजेक्शन की कॉस्ट 30,000 है, किसी की 40,000 है, तो इसके ऊपर हॉस्पिटल भी तो अपना चार्ज करेगा कि हॉस्पिटल सर्विस दे रहा है, डॉक्टर की फीस होती है, OT का खर्चा होता है. सो एक नॉर्मल इंसान को सपोज एक इंजेक्शन 30,000 का कोई कंपनी बना रही है, तो उसको कितने का पड़ेगा अगर वो हॉस्पिटल में जाके लगवाएगा? देखो एट I7 ये जब से आई एम इन I7 फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, ये फैक्टर हमने शुरू से इसमें प्राइसिंग के टाइम इनकॉर्पोरेट किया था कि भाई ये बार बार लगना है पेशेंट को, है ना. तो हॉस्पिटल चार्जेस हमने इसमें बहुत ही मिनिमम बेसिक चार्जेस रखे हुए हैं. वी डोंट ऐड टू मच टू व्हाट कंपनी चार्जेस, बिकॉज ये हर बार लगना है. एंड वी डू अंडरस्टैंड कि ये हर पेशेंट के लिए अफोर्डिंग नहीं है. अब इसमें काफ़ी मॉलिक्यूल हैं जो कंपनीज़ के साथ नेगोशिएट करके और अपनी प्रॉब्लम्स हमने जो कंपनीज़ को बताते हैं कि भाई ये पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कुछ कंपनीज़ ने अभी स्पेशल प्रोग्राम्स कुछ लॉन्च किए हैं जिसमें वो और रेट जो है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा और कम आ जाता है. जैसे एक आइलिया फॉर यू, जो आइलिया कंपनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें आई थिंक यू बाय 2 इंजेक्शन एंड दे प्रोवाइड यू 5. सो उसमें कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है और ड्यूरेशन भी उसकी बेटर है. तो जहाँ पे हमें बेटर लगता है, जिस भी फॉर्म में हम पेशेंट को बेनिफिट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, वी ट्राई टू डू बेस्ट फ्रॉम आवर साइड. बट समटाइम्स होता है कि पेशेंट के लिए कोई एक मॉलिक्यूल हमें लगता है कि भाई ये इसको नीडेड है और यही इसमें काम करेगा, तो वहाँ पे भी डिस्कस इट विद पेशेंट कि भाई ये नहीं लगाओगे, दूसरा लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. तो वो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस. बट हमारे यहाँ पे वी आर वेरी कंसिडरेट कि भाई फाइनेंशियल बर्डन जितना मिनिमम हो सके, और जो हम प्रोक्योरमेंट जब हम करते हैं तो उसमें भी वी ट्राई एंड रिड्यूस द प्राइस एज मच एज पॉसिबल सो दैट वी कैन गिव इट चीप टू आवर पेशेंट्स. सर सपोज किसी पेशेंट ने आज इंजेक्शन लगवाया, तो अब उसको कितना फॉलोअप पे आना पड़ेगा? एक तो नेक्स्ट डे चेक हो जाएगा, उसके बाद देखो अगर फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लग रहा है तो यूजुअली हम उसको हफ्ते 10 दिन के बाद एक बार दोबारा बुलाते हैं. हफ्ते 10 दिन के बाद बुलाने का पर्पस ये है कि वी नीड टू चेक कि पेशेंट में जो इंजेक्शन आपने लगाया है वो रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा.
कि आप ऐसे ही नहीं है कि आप लगाए जा रहे हो। सो पीक इफ़ेक्ट जो है इन इंजेक्शंस का वो 10 to 12 डेज़ में आता है। तो वी वांट टू सी आवर पेशेंट कि भाई एक बार 10 दिन के बाद आके दिखा देना। तो अगर हमें ये लगता है कि यस दिस पेशेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू इंजेक्शन और उसको 2-3 इंजेक्शंस लग चुके हैं, सो नाउ पेशेंट इज़ आल्सो अवेयर के व्हाट ऑल प्रिकॉशन और क्या होता है इंजेक्शन के बाद, तो देन इंजेक्शन लगाने के बाद हम पेशेंट को डायरेक्टली वी कॉल देम आफ्टर अ मंथ एंड वी एडवाइज देम दैट इन बिटवीन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम मीन्स कि आपकी आँख लाल हो गई, दर्द हो गई, नज़र कम हो गई, तो देन यू नीड टू इमीडिएटली कम। सर कुछ पेशेंट्स ये भी पूछते हैं जैसे 2-3 बार लगाना है तो राइट टाइम में सपोज लगना है, तो क्या हम सेम पॉइंट पे लगाते हैं या अलग अलग पॉइंट्स पे लगाते हैं? नहीं, इसमें सेम पॉइंट पे यूजुअली मतलब इमीडिएटली नहीं लगाते, बिकॉज इसमें सेम पॉइंट आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। जैसे शुरू में हमने बताया कि इट इज़ जस्ट लाइक अ मॉस्किटो बाइट, है ना, दैट निडल इज़ सो थिन कि आप प्रॉपरली लगा रहे हो तो अगली बार वो आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ लगाया आपने, ठीक है। बट इट इज़ यूजली इन वन क्वाड्रेंट, और जिन पेशेंट्स में ये मल्टीपल लग चुके हैं, मान लो 2 साल 3 साल से लगाता आ रहा है, तो वी डू टेक केयर। वो हमारे OT नोट्स वगैरह में सब आइडेंटिफाइड होता है कि हमने लास्ट टाइम कहाँ पे लगाया है, और अगर हमें साइट चेंज करने की ज़रूरत है तो वी डू चेंज आवर साइट। आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ दोनों आंख में इकट्ठे लगा सकते हैं? यूजली नहीं लगाते, बाई एंड लार्ज नहीं लगाते। 3 या 4 दिन का गैप तो हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज जैसे बताया कि भाई हर उसका जो इन्फेक्शन और बाकी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो एक बार हमने लगा दिया, वी वांट टू सी आवर पेशेंट टुमारो मॉर्निंग कि भाई एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड देन ओनली वी प्लान फॉर द अदर आई। तो इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन साइट पे सर कुछ पेन रहेगा 1-2 दिन के लिए? आम तौर पे नहीं होता कोई पेन, आम तौर पे नहीं होता कोई। ओकेजनली 100 में किसी को एक आध को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाए, पेन तो नहीं, हल्का सा डिस्कम्फर्ट रहता है 1 आध दिन, वो भी चला जाता है, कोई इतना मेजर पेशेंट इशू। पूछते हैं सर जैसे हमने आंख के अंदर दवाई डाल दी है, तो अब क्या वो दवाई हमें दिखेगी? उसकी कुछ उसमें दिखेगी? ऑजुडेक्स इम्प्लांट जो है वो एक स्टिक है, बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट स्टिक। तो वो पेशेंट्स को एक लाइन के फॉर्म में दिखती है, एंड समटाइम्स जब इंजेक्शन हम लगा रहे होते हैं तो ड्रग डिज़ोल्व होने में कुछ टाइम लग जाए, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी होता है। द ड्रग इज़ स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर पे आने में, घुलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, या थोड़ी बहुत एयर निडल हब में कहीं ट्रैप हो जाए, वो आँख में चली जाए, तो उससे ब्लैक पॉइंट सा दिख सकता है। बट वो विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स वो क्लियर अप हो जाता है, उसमें कोई इतनी मेजर कंसर्न नहीं है। तो एक इंजेक्शन के बाद सर यूजली पेशेंट को ऊपर से कुछ दवाइयाँ डालनी, और वो एंटीबायोटिक हम antibiotic देते हैं 2-3 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 वीक बस, No और कुछ tablets. और एडिशनल दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और सर कोई और प्रिकॉशन जो हम पेशेंट को बताते हो पोस्ट इंजेक्शन? नहीं, पोस्ट इंजेक्शन वही है, एक तो आई रब नहीं करनी और एक पानी नहीं लगाना, मेन तो यही प्रिकॉशन है। और बाकी डेली रूटीन तो वो अपना नेक्स्ट डे से कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई इंजेक्शन अगर लगाना चाह रहा है तो पेशेंट को हॉस्पिटल करीब 2 घंटे के लिए आना पड़ेगा। प्रोसीजर तो 5-10 मिनट का है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रख के फिर चेक करके Within फ्री 2 करेंगे। hours patient can एंड देन get वी वांट टू सी द पेशेंट नेक्स्ट डे, देन आफ्टर 10 days। बट अगर उससे बीच में कुछ भी इशू होता है तो इट इज़ बेटर अगर पेशेंट फॉलो अप पे आ जाए। बाकी ये है कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, कई बार इंजेक्शन साइट पे लोकलाइज्ड रेडनेस रह सकती है, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप रात में एकदम से डर जाओ या पट्टी खोलते डर जाओ कि अरे ये रेड क्यों है। वो इवेंचुअली अपने आप विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days रिजॉल्व कर जाती है। वो कई बार इंजेक्शन साइट पे हल्की सी रेडनेस रह सकती है, वो घबराने वाली बात नहीं है। राइट, सो आई थिंक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा हमारा, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली। बेसिकली इस पॉडकास्ट के लिए हम जो पर्पस था इस पॉडकास्ट था वाज टू हाईलाइट कि आंखों में इंजेक्शन लगाना एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। बहुत सारी कंडीशंस में आंखों में इंजेक्शन लगाया जाता है, बस मोस्ट कॉमनली जो कंडीशन में लगता है दैट इज डायबिटिक मैकुलर एडीमा, या डायबिटीज़ या शुगर की वजह से, मधुमेह की वजह से जो पर्दे में हमारे सूजन आ जाती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। प्लस अलग अलग और भी कई कंडीशन है जहाँ पे आपका डॉक्टर इंजेक्शन को सजेस्ट कर सकता है। तो इन इंजेक्शन से घबराना नहीं है, बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है, बहुत ही रिलायबल ट्रीटमेंट्स है, कई सालों से अवेलेबल है, कई हज़ारों लाखों में इंजेक्शन लग चुके हैं लोगों की आंखों में, एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन इंजेक्शन से बहुत हाई रहता है एंड कंफर्टेबल रहता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। एंड अगर आपके मन में भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट में लें और डिस्कस करें, सो मोस्ट वेलकम टू गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच।